सावरकर की ज़्यादातर लोगों में इमेज ये डाली गई है कि वो माफ़ी वीर थे। वीर नहीं थे, वो व्यक्ति जिन्होंने माफ़ी मांगी। उसके फर्स्ट हाफ में जो गांधी जी के साथ उनका संवाद है, उसमें मुझे सावरकर की पर्सनैलिटी को आपने ज़्यादा बोल्ड दिखाया, गांधी जी के ऊपर डोमिनेट करते दिखाई पड़े। जी वो थे उसमें डोमिनेंट। सावरकर की ज़्यादातर लोगों में इमेज ये डाली गई है कि वो माफ़ी वीर थे। वीर नहीं थे, वो व्यक्ति जिन्होंने माफ़ी मांग ली। जब मैंने आपकी सावरकर देखी, फिल्म देखी, तो उसके फर्स्ट हाफ में जो गांधी जी के साथ उनका संवाद है, उसमें मुझे सावरकर की पर्सनैलिटी को आपने ज़्यादा बोल्ड दिखाया। बोल्ड थे वो, ज़्यादा बोल्ड दिखाया और बहुत मुझे ज्यादा वो बोल्ड थे। गांधी जी के ऊपर डोमिनेट करते दिखाई पड़े उस सीन में, जो सीन दिखाया। जी वो थे उसमें डोमिनेंट, उस वक्त डोमिनेंट थे। गांधी जी अपना अस्तित्व ढूंढ रहे थे उस वक्त। 1906 की बात है ये। हाँ। गांधी जी के साथ ट्रेन वाला इंसिडेंट हो गया था और वो इंग्लैंड आए थे बाकी रेवोल्यूशनरीज से मिलने के लिए कि हम कैसे जुड़ें। पर उन्होंने एक बहुत बड़ा वो ले लिया था कि वो बुद्ध को फॉलो करेंगे, एक नॉन वायलेंस से वो करेंगे, एक पैसिव रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे सारे ये वो लोग थे जो बम बना रहे थे, बंदूकें इकट्ठी कर रहे थे, वो तो अंग्रेजों को फोड़ के भगाने वाले थे। इन लोगों की नहीं बनी। तो आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 1947 के आसपास अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों को आज़ादी दी। जी। तो डू यू बिलीव कि जो हमें आज़ादी मिली है वो महात्मा गांधी जी ने या पंडित नेहरू जी ने या नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं मिली है? नहीं मिली। नॉन वायलेंस के आपको क्या, किसी से चॉकलेट मांग के देख लो यार, तुम आज़ादी की बात कर रहे हो। नॉन वायलेंस से कैसे कुछ मिल सकता है? गांधी जी का कंट्रीब्यूशन आज़ादी में सबसे बड़ा है भाई, पर सिर्फ उसी वजह से नहीं मिली। गांधी जी की जो इमेज थी, जिसको एक कॉमन मैन इमेज में वो जो अपने आप को ढाला, तो उससे देश जुड़ा। उन्होंने पूरे देश को, कॉमन मैन को इन्वॉल्व किया। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्या बोलते हैं उसको, वो जब शुरू हुआ, तो उस वक्त एक पावर थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे ही मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी थी, ऐसे हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल पार्टी थी। तो वो पॉलिटिकल पार्टी थी। वो इतनी पार्टियों में एक पार्टी वो भी थी। कांग्रेस ने ही नहीं दिलाया है, मेरा कहने का मतलब ये है। गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, राइट? वो तो उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोगों को जोड़ने का। 1942 में जब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में सारे जेलों में बंद हो गए, उस वक्त पूरे देश को लगने लगा कि कांग्रेस ही हमारे लिए लड़ रही है, देश के लिए। सावरकर साहब बहुत इसके अगेंस्ट थे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी, तुम क्यों जेलों में बंद हो रहे हो? अभी तो मौका, ये वीक है, अभी करना चाहिए इन पे हमला। वो नहीं हुआ। और जब वो जेलों में भी गए तो यार, गांधी जी आगा खान पैलेस में रहते थे, उनको 200 क्या कितने रुपए पेंशन मिलती थी। पेंशन नहीं बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं व्हेन यू आर इन कैप्टिविटी एंड यू कैनॉट अपनी व्यवसाय नहीं कर सकते हो, तो अंग्रेज उसकी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो देते थे, राइट? सावरकर साहब को 5 साल में 60 रुपए मिले थे पहली बारी, और उसके बाद भी उनकी पेमेंट नहीं आती थी। ठीक है, तो वो आगा खान पैलेस में रहे थे। नेहरू साहब लखनऊ जेल में रहे थे। वहाँ पे उनके बटलर होते थे, उनके बैडमिंटन कोर्ट होता था, उनका रोज गार्डन होता था। और कहाँ पे आप इनसे कंपेयर कर रहे हो यार? काला पानी जिनको भेजा, कांग्रेस का एक भी मेंबर काला पानी नहीं गया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप पे कहा गया प्रोपेगेंडा मूवी है, तो मैं एक बात बोलता हूँ। जब अंग्रेजों ने बहुत बड़ा लॉस उठाया वर्ल्ड वॉर 2 में, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे, तो देश का बंटवारा भी अंग्रेजों ने किया था, और उसमें हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा लेना देना नहीं था। उनको चाहिए था एक बेस एलाइड फोर्सेस को, क्योंकि स्टालिन साहब कराची में पोर्ट बना रहे थे, जैसे अभी चाइना बना रहा है, ठीक है? तो उनको लगा था कि अफगानिस्तान तक रशिया आ गया है, यहाँ पे जो कांग्रेस डिस्पेंसेशन थी वो भी सोशलिज्म की तरफ जा रही थी, तो इनको एक बेस चाहिए था। वहाँ पे रंगून खो गए थे और यहाँ पे ये सब चला जाने वाला था, तो उन्होंने देश का विभाजन इसलिए किया था। रैडक्लिफ को नहीं पता था क्या करना है, वो चर्चिल साहब का दिमाग था ये सारा। तो रंगून की बजाय ढाका उनका बेस बन गया, और यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि उसकी हिस्ट्री अगर देखो तो वो एलाइड फोर्सेस या वेस्टर्न फोर्सेस से हमेशा इस्तेमाल ही हुए हैं। उनको इतनी ग्रांट क्यों मिलती है, इतने पैसे क्यों मिलते हैं उनको वेस्ट से? वो इसीलिए था।
तो ये एक जियोपॉलिटिकल था जिसमें अंग्रेज़ों ने एक अपने लिए स्मार्ट मूव खेला था, अंग्रेज़ के एलाइड फोर्सेस की तरफ से था ये, राइट। तो उस वक़्त उनको वो लोग यहाँ से वो जाने ही वाले थे, पर वो जाते जाते अगर ये पहले पकड़ लेते तो ये देश का विभाजन नहीं होता। लोग कहते हैं सावरकर जी देश का विभाजन करके गए, ऐसा नहीं है। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सैयद अहमद खान साहब ने दी थी, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तो मुगलों का राज था, तो ठीक है, ये हिस्ट्री के पार्ट्स हो गए। मैं आपसे सिर्फ समझ चाह रहा हूँ कि वीर सावरकर बनाने का आपको कोई अफसोस है या अभी फक्र है कि आपने प्राउडली बनाई, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे? फक्र है, क्यों नहीं फक्र है, बिल्कुल फक्र है। अरे यार, जान माल सब कुछ लगा के बनाई और अच्छी पिक्चर बनाई है, ऐसा नहीं है। वो हमारी तो इंडिया से भी जा सकती थी वो, पर फिर एक कुछ अलग ही काम रहता है वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस में भी। पर हमारी तो ऑन इट्स क्वालिटी लास्ट की 200 कुछ पिक्चरों में आ गई थी इन मेनलैंड अमेरिका, नॉट हियर। वहाँ भी रिलीज हुई थी ना हमारी, तो हमारी तो सारी उसमें आ गई थी। बट आई हैड नो मनी कि उसको मैं कैसे प्रमोट करूँ, क्या करूँ, और आइडिया भी नहीं था कैसे करते हैं। और फिर मुझे ये भी लगा कि ये पिक्चर चूंकि एक राइट विंगर के बारे में है तो शायद वहाँ पे इसका फेवर नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि रणजीत पूछेगा कि अगर आपका नाम सावरकर रख दिया जाए तो आपको गर्व की अनुभूति होगी? क्यों नहीं होगी, पर मेरा नाम तो रणदीप हुड्डा है, मेरा नाम सावरकर क्यों रखोगे? मैं तो महाराष्ट्रन भी नहीं हूँ। आपको आरएसएस के बंदे बहुत लोगों ने कहा होगा इस फिल्म के बनाने के बाद, ये सब चीजें अफेक्ट नहीं करती आपको? नहीं, ये सब चीजें देखो, मैं कलाकार हूँ यार, मैंने कला बनाई है, और वो कला एज इट हैपन्स वो एक ऐसे मुद्दे के बारे में है जो कि बहुत चर्चित रहता है पॉलिटिकल रीजंस की तरफ वजह से। पॉलिटिक्स में ये एक नाम खेला जाता है, और आज जो कि देश का माहौल है और जो देश जहाँ पे है वहाँ पे आप अगर देखें तो आज सावरकर जी के ख्यालात ज़्यादा ऊपर हैं बाकी लोगों से, क्योंकि सावरकर जी चाहते थे देश सशस्त्र हो, हम अपने वेपन्स बनाएं, यहाँ पे खुद की हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होनी चाहिए, और जब हम बलवान होंगे तभी हम पीस, दो बलवान लोग आपस में, तभी जब दोनों के पास इक्वल हथियार होते हैं तो लड़ाई नहीं होती है। रशिया अमेरिका की लड़ाई क्यों नहीं हुई, इतने सालों कोल्ड वॉर चला, क्योंकि टक्कर के है ना यार। तो वो टक्कर का रह के बनना ही सावरकर जी का वो था। और आज देख लीजिए आप क्या हो रहा है, हम खुद अपने वेपन्स बना रहे हैं, वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे, और बड़े बड़े देशों से वेपन्स ले रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन लोग हैं, कौन 5 देश हैं? हम नहीं हैं, हमने तो हमने चाइना को दे दिया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारी वो नॉन वायलेंस वाली वो चल रही थी ना, इमेजिंग चल रही थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 देश दुनिया के सबसे बड़े वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं, और वो सिक्योरिटी काउंसिल में है। तो यही एक वो होता है भैया, आपको बलवान, आपको सशस्त्र होना पड़ेगा। सावरकर जी कहते थे कि वो बुद्ध को बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं। बुद्ध से बड़ा अवतार इस दुनिया में कोई आया ही नहीं, पर उनसे सहमत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया एक हरे पहाड़ों और नीली नदियों और गुलाबी फूलों वाली नहीं है, इसमें खूनी दरिंदे भी हैं। तो आत्मरक्षा कैसे आएगी उससे? हमारा पूरा देश बुद्धिस्ट था एक टाइम पे, अशोका जी के चलते, और हंस और शाकाज आए, ये कबीले वाले अनएजुकेटेड अनकल्चर्ड लोगों ने आके घोड़ों पे आके हमारा देश का भट्टा बैठा दिया। तब फिर से एक कॉल आई थी, फिर से काली माँ की पूजा होने लगी, फिर से हनुमान जी आए, फिर से शिव जी का त्रिशूल निकला। तो वो एक हमारे इतिहास में, हमारी कल्चर में, हमारी मिथोलॉजी में है। बट जैसे आपको मैं सुन रहा हूँ, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी के परपोते को सुना, आपके ऊपर रिएक्शन दिया कि सावरकर जी और सुभाष जी एक तरीके के नहीं थे, भगत सिंह की आइडियोलॉजी दुनिया कहती है। जब वो बीजेपी में थे तब वो अलग बात करते थे, अब बीजेपी से पता नहीं अलग हो गए हैं तो अलग बात करते हैं। तो इनका तो उनका क्या लेना था, वो तो पोते हैं उनके यार, जो भी पोते पड़पोते उनके भी नहीं है, उनके चाचा ताऊओं के हैं। उनका क्या बयान का मतलब बनता है? ठीक है, हम आगे बढ़ते। मेरे भाई, मेरे चाचा के लड़के का लड़का अगर कुछ मेरे बारे में बोल दे तो वो थोड़ी सत्य हो जाएगा।
तो यू बिलीव सावरकर जी को ज्यादा बदनाम किया गया, उनकी अच्छाइयों को छिपा दिया गया, बदनाम किया गया आपके हिसाब से? या बिल्कुल, बिकॉज ऑपोजिंग फोर्स थी वो, एक कांग्रेस की ऑपोजिंग फोर्स थी, वही थे जो खड़े रहते थे कांग्रेस के अगेंस्ट, इसलिए